साल 2020 में एक ऐसी आफत का ग्रहण दुनिया पर छाया जिसने लोगों को घर की चार दीवारी में कैद रहने को मजबूर कर दिया। और इस आफत का नाम था कोरोना, जिसने ऐसा मंजर पूरी दुनिया को दिखाया जिसकी याद भर से सभी के दिलों में एक तरह की परेशानी, एक तरह की दहशत पैदा हो जाती है। और ये आफत एक बार फिर धीरे धीरे इसकी आहट नजर आने लगी है। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश विशेष में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। देश में दिनों दिन एक बार फिर कोरोना का ग्राफ ऊपर की ओर जाता नजर आ रहा है। एक्टिव मरीजों की संख्या 10,000 के पार पहुंच चुकी है, जिसने लोगों और खासतौर पे सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी हैं। कोरोना ग्राफ में आए उछाल को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार अलर्ट मोड पर है। बैठकों का दौर भी इस बीच जारी है। कोशिश यही है कि कोरोना पर पूर्ण विराम लगाया जाए। पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश में कोरोना के 1805 नए मामले सामने आए हैं और इस बीच देखा यह जा रहा है कि लगातार 1800 के ऊपर ही केसेस आ रहे हैं, जबकि 6 लोगों की पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से जान गई है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन के चलते इस बार कोरोना पहले जैसा दहशत भरा मंजर पैदा नहीं कर सकेगा, जो कि दूसरी और तीसरी लहर के दौरान हमें देखने को मिला था। लेकिन ध्यान रहे कि हमें बेफिक्र नहीं रहना चाहिए। आज इसी अहम मुद्दे पर हम एक्सपर्ट्स के साथ कुछ खास पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि आखिर कोरोना के ये जो बढ़ते मामले हैं, क्या इसे कोरोना की वापसी माना जाए, और अगर हाँ तो सरकार, अस्पताल और पूरा सिस्टम इसके लिए किस तरह की तैयारी कर रहा है। बात कोरोना के लिए एहतियात पर भी होगी, लेकिन सबसे पहले देश की जनता से ईटी नाउ स्वदेश एक अपील कर रहा है। इस शो के जरिए हम आपसे एक खास अपील कर रहे हैं। तो वो अपील क्या है? कोरोना पर डरे नहीं, सचेत रहें। याद रखिए, इस शो का मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है, जागरूक करना है। कोरोना गाइडलाइंस के बारे में आपको पूरी तरह से मालूम है, इसलिए कोरोना गाइडलाइंस में मास्क की बात हो, सैनिटाइजेशन की बात हो, इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, इन सब का पालन करें। किसी तरह की दिक्कत ज्यादा बढ़ती है तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। ये सबसे अहम है। अगर आपको 2 से 3 दिन लगातार बुखार आ रहा है, कोई तकलीफ हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही, तो जरूर अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। इस बीच बहुत सारी अफवाहें आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप, बाकी जरियों से मिलेगी। उन अफवाहों पर ध्यान न दें, आप उसको क्रॉस चेक करें कि वाकई ऐसा है या नहीं। तो ये अपील हमारी, हम आपको बार बार यही कह रहे हैं कि हम आपको डराना नहीं चाहते, लेकिन एक तरह से सतर्क करना चाहते हैं। और इसी मुद्दे पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ है डॉक्टर गौतम भंसाली, जो कि मेंबर हैं कोविड टास्क फोर्स से। डॉक्टर गौतम, बहुत बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर जुगेंद्र सिंह हैं, सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, मेदांता अस्पताल लखनऊ से। डॉक्टर जुगेंद्र, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर गौतम, मैं आपके पास आना चाहूँगा। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जान रहा हूँ कि इस बीच आप लोग की व्यस्तता और मीटिंग्स का दौर जारी है, उन सब के बीच आपने समय दिया और जाहिर है आपके जो भी इनपुट्स हैं, जो भी जानकारियाँ हैं, वो हमारे दर्शकों के काम आएंगी, इसलिए आपका शो में होना बहुत ही ज़रूरी था। एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा कि हम ये ज़रूर बार बार कह रहे हैं कि हमें डरना नहीं चाहिए, पहले जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि कोरोना के बढ़ते मामलों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, वो भी तब जबकि टेस्टिंग उस स्तर पे अभी नहीं पहुंची है जिसमें हमें शायद अलार्मिंग सिचुएशन या बाकी चीज़ों के बारे में चिंताएं सामने आए। इस वक्त पूरे सिस्टम की, हेल्थ केयर सिस्टम की, सरकार की कंसर्न्स क्या क्या हैं, और ये जो अभी तक की ऑब्जर्वेशन आप लोगों की है उसकी फाइंडिंग्स क्या हैं? किन किन चीज़ों पे आप लोगों को थोड़ी सी चिंता नज़र आ रही है, और किस मामले में अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है? अभी अगर देखे जाए कोविड को केसेस को लेकर के, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हमारे यहाँ पे कोई वेव वगैरह नहीं आने वाली है। यस, थोड़ा सा सर्ज हो सकता है, थोड़े से नंबर ऑफ केसेस बढ़ सकते हैं, पर वही हो रहा है। पिछले 24 घंटे में 1850 के आसपास हमारी कंट्री में केसेस आए, उसमें से 300-400 केसेस महाराष्ट्र के अंदर ही है। मुंबई के अंदर 100 से ऊपर से ज्यादा केसेस आए। डेफिनेटली थोड़े से नंबर ऑफ केसेस कह सकते हैं कि बढ़ रहे हैं,
लेकिन बहुत ज्यादा घबराने की, डरने की, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है पैनिक होने की या डरने की बात? उसका कारण है। उसका कारण ये है कि एक तो ये सीजनल फ्लू के जैसा है। दूसरा, यस, इसमें परसिस्टेंट लंबे टाइम तक खांसी रहती है, उसमें फीवर भी थोड़ा हाई ग्रेड रह रहा है, और हम जब लोगों का 10 में से 10 लोगों का अगर हम टेस्ट करवाते हैं तो 2 या 3 को पॉजिटिव निकल भी रहा है। अभी पिछले 3-4 दिन के अंदर मेरे पास में जयपुर से, दिल्ली से, आगरा से, काफ़ी जगह से ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के फ़ोन आ गए, जो मतलब पिछले काफ़ी टाइम से बंद थे, नहीं आ रहे थे बट अभी काफ़ी आ रहे हैं। मुंबई में भी काफ़ी, कल मेरे 3 पेशेंट थे वो पॉजिटिव आए थे, लेकिन सारे पेशेंट स्टेबल है, घबराने की कोई बात नहीं। मैं बार-बार क्यों बोल रहा हूँ घबराने की बात क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों ने हर तरह से तैयारी कर रखी है। फर्स्ट चीज़ जो होती है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारे पास रेडी है। बॉम्बे हॉस्पिटल में हमने आज भी 14 बेड रेडी करके रखे हुए हैं, आईसीयू में, आइसोलेशन में भी, मॉनिटर, ऑक्सीजन, एवरीथिंग। मुंबई में लगभग सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में 10-10 बेड हमने ऑलरेडी रख दिए हैं। 7 ईयर हॉस्पिटल हमारा रेडी पड़ा है। तो ऐसा करके पूरी कंट्री में लगभग सब जगह पे बेड का अरेंजमेंट सब जगह पे है, और ऑक्सीजन का अरेंजमेंट है, उसकी कोई तकलीफ नहीं है। मेडिसिन भी हर तरह से अवेलेबल है। दूसरा, ये फर्स्ट या सेकंड वेव जैसा नहीं कि जहाँ डॉक्टर को मालूम नहीं था कि ट्रीटमेंट में प्रोटोकॉल क्या है। अभी सबको सब पता है कि ये इस तरह का सीजनल फ्लू है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सबको सब मालूम है, पेशेंट को भी सब मालूम है कि कब हॉस्पिटल जाना है, कब डॉक्टर को दिखाने जाना है और क्या-क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। इसलिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ, डरने की जरूरत इसलिए नहीं है या अलार्मिंग इसलिए नहीं है, क्योंकि सारा प्रोटोकॉल, ट्रीटमेंट सब इन प्लेस है और सबको सब मालूम भी है। रही बात ध्यान रखने की, ध्यान रखने का जरूरत है हमको, क्योंकि हमको जो एक चेन होती है उसको ब्रेक करना है। हम नहीं चाहते कि हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उस सब के बावजूद भी हमारे केसेस बढ़े। हम चाहते हैं केसेस कम हो। उसके लिए जिनको भी सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी होता है, उनको मास्क पहनना चाहिए, और जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लिया, उनको वैक्सीन लेना चाहिए। अपना वैक्सीन ही सबसे बड़ा, और मास्क, ये वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे कोविड के केसेस की सीवियरिटी नहीं है। चाइना का वैक्सीन काम नहीं किया था, इसलिए वहां पे सीवियरिटी ज्यादा थी। हमारा वैक्सीन बहुत अच्छा है, इसलिए जिसने भी बूस्टर डोज नहीं लिया, उनको जल्दी से जल्दी वैक्सीन लेना चाहिए। भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना चाहिए, और जिनको भी सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी होता है, उनको मास्क पहनना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये चीज़ें तो वाक़ई हैं और इसीलिए हम बार-बार कह रहे हैं कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने जो वैक्सीन ली हुई है, वो एक तरह का आपको इम्यूनिटी का जो सुरक्षा कवच वो देती है। लेकिन ये एश्योर नहीं है कि आपने अगर वैक्सीन ली हुई है, तो आपको कोरोना छू नहीं सकेगा। कोरोना उस हालत में भी होगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा घातक नहीं होगा। डॉक्टर जुगेंद्र, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आना चाहूँगा। आप लोग तो ओपीडी में हर दिन तरह-तरह के मरीज़ों से मिल रहे हैं और कोविड के भी जो मरीज़ हैं, जिस तरह के केसेस फ़िलहाल आ रहे हैं, उनसे भी आपका सामना हो रहा होगा। किस तरह के इन्फेक्शन ज़्यादा देखे जा रहे हैं और कोई कोई ख़ास एज ग्रुप है जहां आपको लग रहा है कि वहां पर इस बार केसेस ज़्यादा नज़र आते हैं? क्योंकि हमने पहले वेव में देखा कि एल्डरलीज़ को इफ़ेक्ट ज़्यादा हुआ, सेकेंड वेव में हमने देखा कि यंग जो हमारी पॉपुलेशन थी वो इफ़ेक्ट हुई, थर्ड वेव में बच्चे भी इसकी जद में आए। इस बार कोई ख़ास पैटर्न? प्रशांत जी, आपको और दर्शकों को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे प्रोग्राम में लाने के लिए। देखिए, ओपीडी में तो हम सारे केसेस देख ही रहे हैं। यूजुअली जो केसेस आ रहे हैं वो फ्लू लाइक सिम्टम्स लेके आ रहे हैं, जिसमें मॉडरेट टू हाई ग्रेड फीवर है, कॉफ है, और राइनोरिया, थोड़ा बहुत चेस्ट पेन वगैरह है। तो ये केसेस हैं, और यूजुअली जो केसेस आ रहे हैं वो ज्यादातर मिडिल एज्ड वाले लोग हैं, जो यंग टू मिडिल एज, जो कि मतलब ज्यादातर बाहर जाते हैं, काम के सिलसिले में रहते हैं, लोगों से कांटेक्ट में आते हैं, तो इस तरह के केसेस ज्यादा हैं। और यूजुअली फ्लू लाइक सिम्टम्स लेके आ रहे हैं, फीवर, कॉफ, ब्रेथलेसनेस तो बहुत माइल्ड रहती है, लेकिन जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, जो माइल्ड कॉफ, जो कॉफ सप्रेसेंट्स वगैरह जो हम लोग देते हैं, तो उससे ये सारे जो एंटीपायरेटिक, कॉफ सप्रेसेंट, बेड रेस्ट वगैरह, इसी से सब ये रिकवर करते जा रहे हैं केसेस।
बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अहम बात आपने कही कि कहाँ ज़्यादा इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है। मैं वापस लौटूँगा आपके पास और ये भी जानने की कोशिश करूँगा कि ये जो वैक्सीन का इसमें फैक्टर है, जो केसेस आ रहे हैं, उनमें क्या आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ने बूस्टर डोज़ नहीं लिया हुआ है या जिन्हें ज़्यादा वक़्त हो गया है वैक्सीन लिए हुए? इस पर भी हम बात करेंगे। डॉक्टर बंसाली, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा कि जब भी हम कोरोना को लेकर जब इस तरह के केसेस बढ़ते हैं, हम ये जानते हैं कि ये केसेस एक बार रफ्तार पकड़ते हैं तो फिर उन्हें रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है और ऐसे में बड़ा सवाल होता है कि हमारा सिस्टम, हमारे हमारे डॉक्टर्स और हमारी हमारी जो अप्रोच है वो इस बार पहले की तुलना में कितनी बदली है। ख़ास तौर पे हम हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें, फ़र्क आपको नज़र आ रहा है? आप तो बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, आप बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली प्रशांत, बहुत फर्क आ रहा है। जब पहली बार कोविड हमारी कंट्री में आया था, मुझे अभी भी ध्यान है, लगभग 2 साल पूरा होने आया है। मार्च 2020, 3 साल, सॉरी 3 साल पूरा होने के आया है। और उस टाइम, इसी टाइम में 24 मार्च को लॉकडाउन लगा था हमारी कंट्री के अंदर 3 साल पहले। उस वक्त किसी को कुछ पता नहीं था कि करना क्या है, पीपी किट कैसे पहनना है वो मालूम नहीं था, मास्क के पहनने के तरीके क्या है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कैसे क्या करना वो मालूम नहीं था। हॉस्पिटल जो रेडी किए गए थे उसमें नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करना है, पंखा नहीं चले, एसी नहीं चले, डॉक्टर नर्सेस को सबको पीपी किट में रह करके काम करना है, और प्लस पीपी किट भी हमारे पास अवेलेबल नहीं था। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हम लोग बहुत ही पुअर थे। कोविड खत्म होते होते या मिड कोविड के बीच में सेकेंड वेव आई, उसके आसपास में हम लोग हेल्थ इंफ्रा के अंदर कंट्री में, या आप कह सकते हैं वर्ल्ड में नंबर 1 बन के आए थे। इसलिए, और जबकि हमारे पास बेस्ट डॉक्टर है, नर्सेज है, वो कोई कमी किसी चीज की नहीं है। ट्रीटमेंट वाइज भी हमारा प्रोटोकॉल वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन साबित हुआ है कोविड पीरियड के टाइम में। आज जो हमको लग रहा है कि ये सारी चीजें अवेलेबल है, प्लस कोविड के टाइम एक विशेष बात पे आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। कोविड के टाइम में अगर आपने ध्यान दिया तो प्राइवेट हॉस्पिटल डॉक्टर्स ने बहुत ही कड़ी मेहनत की थी। सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने भी की थी, सरकार के सिस्टम ने भी की थी, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत की थी, कोविड की लड़ाई से लड़ने के लिए बहुत काम किया था। आज अपन देखा जाएगा एक राइट टू हेल्थ बिल कोई राजस्थान गवर्नमेंट पास कर रही है, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल को बंद करने का एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, पब्लिक को परेशानी में डाला जा रहा है। राजस्थान में पिछले 1 हफ्ते से प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर सड़क पर है, स्ट्राइक चल रही है, और वहां कोई किसी तरह का कोई समाधान नहीं है। कानून, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था गड़बड़ हो रखी है। कोविड के केसेस वापस थोड़े थोड़े बढ़ने लग रहे हैं। मेरे पास भी जयपुर से, जोधपुर से कोविड के बढ़ते हुए केसेस के फोन आ रहे हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए। ऐसे में थोड़ा सा ध्यान रखा जाए कि डॉक्टर्स के साथ में जो कोविड वॉरियर की तरह काम किया है, इन लोगों पे ध्यान दिया जाए, इनकी डिमांड पे ध्यान रखना चाहिए। और हम लोग सब सक्षम है पूरे वर्ल्ड में। वर्ल्ड ने हिंदुस्तान का लोहा माना है कि चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे पेशेंट ट्रीटमेंट वाइज हो, हम लोग वर्ल्ड वाइड नंबर 1 साबित हुए हैं कोविड जैसी बीमारी से लड़ने के लिए। इसीलिए पूरे वर्ल्ड में मोर्टेलिटी रेट हमारी सबसे कम रही है। सो हमें कोई डरने की, घबराने की, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पहले से अब में बहुत फर्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, ट्रीटमेंट वाइज हमारा प्रोटोकॉल बहुत अच्छा है, और डॉक्टर्स हमारे पास बेस्ट है, हेल्थ केयर स्टाफ हमारे पास बढ़िया है। बस थोड़ा सा लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, वैक्सीन टाइम पे लेवे, और भीड़ भाड़ वाले इलाके से जाने से बचना है, और मास्किंग का यूज अभी कम से कम 2, 4, 6 महीने के लिए करना चाहिए। बात आपने कही कि ठीक है, केसेस बढ़ना तो वाकई चिंता की बात होती है, लेकिन इस बार जो हमारी तैयारी है, इस बार जो हमारा अप्रोच है, इस बार जो हमारा हेल्थ सिस्टम है, वो किस तरह से बेहतर तरीके से हर चीज़ पे रिस्पांस करने के लिए, या हर केस के हिसाब से अलग अलग तैयारी उनकी है, उसे देखने के लिए काफ़ी है और मजबूत है। डॉक्टर जोगेंद्र, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, ये जो केसेस आ रहे हैं आपके पास, क्या इनमें ऐसे केसेस ज़्यादा हैं जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लिया हुआ है, या जिन्हें वैक्सीन लिए हुए समय हो गया है? किस तरह की एडवाइस आप इन लोगों को दे रहे हैं? और ये जो वेरिएंट है, इसको लेकर किसी खास तरह का कंसर्न है क्या? ये बाकी वेरिएंट की तरह सुपर स्प्रेडर है क्या? इसकी संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। आप लोग के बीच किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं? हाँ जी, देखिए दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ ओपीडी में जो केसेस आ रहे हैं वो ज्यादातर माइल्ड सिम्टम्स लेके आ रहे हैं, और उनमें से जो पेशेंट हैं वो काफी पेशेंट ने केवल 2 ही जो डोजेस ली हुई हैं, कुछ पेशेंट ने बूस्टर डोजेस भी ली हुई हैं, लेकिन उनमें भी ये सिम्टम्स आ रहे हैं।
और वो पेशेंट जो है पॉजिटिव भी आए हैं, एक दो पेशेंट उसमें से। तो ऐसा नहीं है, एक मिक्स्ड पॉपुलेशन है जो कि पहले से वैक्सीनेटेड है और उनको उनको बूस्टर डोज लिए हुए भी काफी टाइम हो गया है। और साथ में ऐसे भी केसेस हैं जिन्होंने बूस्टर डोज थोड़ा जल्दी में ही लिया है लेकिन फिर भी उनको सिम्टम्स हैं। तो पूरा एक मतलब एक जनरलाइज तरीके से नहीं कह सकते कि दिस पर्टिकुलर जो ग्रुप है वो ज्यादा अफेक्टेड है, मिक्स्ड पॉपुलेशन है एक्चुअल में। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी जो केसेस आ रहे हैं वो माइल्ड सिम्टम्स लेके आ रहे हैं, जो कि नॉर्मल एंटीपायरेटिक्स जो फीवर जो नॉर्मल कफ सप्रेसेंट और जो एंटीटसिव मेडिकेशंस हैं और जो एंटीहिस्टामिनिक्स वगैरह जो हम लोग यूजुअल मेडिकेशंस जो कॉफ और जो यूजुअल कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स और फ्लू लाइक सिम्टम्स में जो यूज करते हैं उनको यूज कर रहे हैं और वो पेशेंट रिकवर भी हो रहे हैं। कोई केस ऐसा नहीं आया अभी तक कि उसको हॉस्पिटलाइजेशन की नीड हुई हो। ओपीडी बेसिस पर जो पेशेंट देख रहे हैं उनमें किसी को हॉस्पिटलाइजेशन की नीड नहीं हुई और जो पेशेंट आए हैं वो नॉर्मल 3-4 दिन में फिर रिकवर भी कर गए हैं। दूसरा ये है कि बूस्टर डोजेज और इन सारी चीजों का तो बहुत इफेक्ट नहीं भी है। बूस्टर डोजेज तो खैर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान भी है तो वो तो खैर प्रमोट करना है तो हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। बाकी हार्ड इम्यूनिटी जो है और जो प्रीवियस वैक्सीनेटेड जो लोग हैं उनकी इम्यूनिटी ठीक है और काम कर रही है तो मोर और लेस माइल्ड सिम्टम्स लेके आ रहे हैं। एक दो केसेस मतलब मॉर्टेलिटी भी इस बीच हुई है, 1890 केसेस आए हैं पिछले लास्ट 24 आवर्स में और उससे पहले 1890 केसेस आए थे, उसके पहले 1805 केसेस आए थे। तो 6 to 7 मॉर्टेलिटीज हुई हैं लेकिन ये मॉर्टेलिटीज यूजुअली डिबिलिटेटेड मल्टी ऑर्गन फेलियर और जो प्रीवियसली जो कोमॉर्बिडिटीज के पेशेंट थे उनमें हुई है। और एटलीस्ट लखनऊ में इस समय कोई कोविड से कोई मॉर्टेलिटी की सूचना यहाँ पे नहीं है अभी तक जो है। बाकी जो सिम्टम्स हैं वो यूजुअली माइल्ड सिम्टम्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वाकई जो जो भी इस वक्त केसेस आ रहे हैं, ख़ास तौर पे जिस तरह से डॉक्टर जुगेंद्र बोल रहे थे कि उसमें ऑलमोस्ट हर एज ग्रुप के लोग हैं, मिड एज के लोग भी हैं, तो एक मिक्स्ड पॉपुलेशन है जिनके तरफ से केसेस आ रहे हैं। जिनकी मृत्यु हुई है उनको पहले से कुछ ना कुछ इस तरह की बीमारी या शिकायत है, जहां पर हम देख रहे हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण मौत भी सामने आई है। गौतम सर, एक आखिरी सवाल लेकर आपसे हम इजाज़त चाहेंगे क्योंकि आपकी प्रायर कमिटमेंट्स हैं कुछ। ज़रा हमें बताएं कि चिंताएं, मतलब जब इनिशियल डेज में जब मौतों का आंकड़ा सामने आ जाता है तो जाहिर सी बात है सिस्टम थोड़ा सा तो उसको परेशानी होगी ही कि ये एक ऐसा कंसर्न है, चाहे मौत एक हो चाहे दो हो। वो एक तरह का कहता है कि हमने इतनी तैयारियां की, हमने वैक्सीनेशन बाकी सब कुछ किया, हम एक जंग को लगभग जीत चुके हैं, उसके बावजूद इस तरह के केसेस थोड़ा तो सेटबैक पहुंचाते हैं। तो इस लिहाज से किस तरह की कोशिशें जारी हैं? जी, सेटबैक वगैरह मुझे नहीं लगता कि किसी तरह कोई सेटबैक वगैरह है। सी ये एक चीज हमको समझना पड़ेगा, ये कोई बैक्टीरिया या फंगस की बीमारी नहीं है। कोविड एक तरह का वायरल डिजीज है। वायरस कभी भी मरता नहीं है, उसकी प्रेजेंस हमेशा रहती है। यस, उसका इफेक्ट कम होता है, माइल्ड फॉर्म में रहता है। तो वायरस धीरे 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 उसकी पोटेंसी कम होती है और खत्म होता है। सेम यही तरीका हमारे यहाँ पे हो रहा है कि वायरस का इफेक्ट आ रहा है, कोविड पॉजिटिव लोग आ रहे हैं जब, बट लेकिन अधिकतर केसेस वैसे आ रहे हैं जो सीजनल फ्लू वाले हैं, जिनको सर्दी जुकाम बुखार वगैरह उसी तरह का ही है। ज्यादा कुछ ऐसा सीरियस नहीं है कि ऑक्सीजन लेवल सडनली कम हो गया, हॉस्पिटल मंगाना पड़ेगा, रेमडेसिविर की जरूरत है, हायर एंटीबायोटिक की जरूरत है, इस तरह का सिचुएशन बिल्कुल भी या हेलो। गौतम सर, आपने अपनी तमाम प्राथमिकताओं के बीच हमारे लिए समय निकाला और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और आगे भी आपसे इस तरह की चर्चाओं में शामिल होने की और जुड़ने की उम्मीद रहेगी। फिलहाल अपने सहयोगी समीर के पास हम चलेंगे। समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, ज़रा बताएं, लगातार हम देख रहे हैं बैठकों का दौर जारी है और इस बीच हम लगातार 1800 के ऊपर केसेस देख रहे हैं। मौत जो हो रही हैं वो थोड़ा सा कंसर्न तो बढ़ा रही हैं। किस तरह का मंथन चल रहा है और कहाँ कंसर्न दिख रहा है, किन किन राज्यों को लेकर ज़्यादा चिंताएं हैं?
जी बिल्कुल, देखिए चिंता की अगर बात करें तो ये ज़रूर है कि देश के 14 राज्यों में 29 जिले ऐसे हैं जहां पे संक्रमण दर जो है वो 10% से ज़्यादा है। यही बात सरकार के लिए चिंता की बात है। यही नहीं, करीब 59 जिले ऐसे हैं जहां पर जो कोविड पॉजिटिविटी रेट है वो वीकली पॉजिटिविटी रेट की अगर हम बात करें वो 5 से 10% के बीच में है और इन जिलों पर विशेष तौर पे सरकार का फोकस बना हुआ है। हालांकि राहत की बात करें तो देश के 500 जिले ऐसे हैं जहां पर कोविड पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है। ग्लोबल पैरामीटर ये कहता है कि अगर पॉजिटिविटी रेट 5% से कम रहती है तो स्थिति नियंत्रित है। तो यहाँ पर तो आप बड़े पैमाने पे कह सकते हैं कि देश में स्थिति नियंत्रित है, लेकिन हाँ, जो सुपर स्प्रेडर है जिससे संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है ये कुछ चुनिंदा जिलों में है। अगर बात करें तो करीब 30 जिले ऐसे हैं जहां पर कोविड पॉजिटिविटी रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। यही वजह है कि इन जिलों में और विशेषकर इन राज्यों में सरकार जोर दे रही है। राज्यों की बात करें तो इसमें तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक जैसे राज्य शामिल हैं। और यही वजह है कि पहले तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक समीक्षा बैठक करी और राज्यों से अपील करी कि खतरा टला नहीं है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। उसके बाद आपने देखा कि ICMR ने भी डिटेल्ड गाइडलाइन जारी करी कि लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगह जाना से बचना चाहिए, जो कोविड के नियम है उनका पालन करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी ये है कि चूंकि अब सीजनल फ्लू का खतरा भी है, आप देखें तो उत्तर भारत में विशेषकर सीजनल फ्लू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते ये एक साथ 2 लड़ाइयाँ लड़नी पड़ रही है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से अगर आप देखें तो। इन सब बातों को देखते हुए जो गाइडलाइंस है वो लगातार जारी की जा रही हैं। और तीसरी सबसे अहम बात यह है कि आज जो है स्वास्थ्य सचिव सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिव के साथ में एक बैठक कर रहे हैं, वर्चुअल मीटिंग है। इस मीटिंग का मकसद यही है कि जिन जगहों पर कोविड के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं वहाँ संभवतः जो केंद्र सरकार की अब तक की सबसे सफल नीति है, टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की नीति, उसको दोबारा प्रभावी तौर पर लागू करने की बात कही जा सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे समीर आपका इस अहम जानकारी के लिए। अंदर खाने किस तरह की तैयारी चल रही है उसके बारे में हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने बताया। इस बीच हमारे साथ एक और बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रोहित कुमार गर्ग हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। आप इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर रोहित, बहुत बहुत स्वागत आपका। समय कम है हमारे पास, एक ही सवाल मैं आपसे ले पाऊंगा और वो सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। वो ये कि जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि सीजनल फ्लू भी है, कुछ लोगों को एलर्जीज और बाकी तरह की भी तकलीफ़ें होती हैं, और इस बीच कोरोना, एक तो सबसे बड़ी चुनौती कि साहब फ़र्क पहले किया जाए और फिर तो क्या किस तरह की ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या इस बार बदला गया है, क्या किसी खास तरह के पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो इन्फेक्शन कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम इन्फेक्शन कंट्रोल की बात करेंगे तो क्योंकि दोनों वायरस, इन्फ्लुएंजा हो या फिर कोविड वायरस हो, दोनों का ही जो रूट ऑफ इन्फेक्शन है, जो ट्रांसमिशन है वो सेम है, इसलिए हमारी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनमें तो कोई चेंज नहीं है। बिल्कुल इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि हमको मास्क लगाना है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचना है और खांसी या छींकते समय अपने मुंह को ढकना है, वैक्सीनेशन अपना कंप्लीट करना है। मैनेजमेंट की बात करते हैं तो अभी तक ऐसा कोई भी सीक्वेंसिंग वाइज डेटा नहीं आया है कि जो केसेस बढ़ रहे हैं उनमें कोई ऐसा स्पेसिफिक म्यूटेशन है जिसकी वजह से हमारे ट्रीटमेंट की जो ड्रग्स हैं इन्फ्लुएंजा के लिए या कोविड के लिए उन पे कोई फर्क पड़ता है। तो इन्फ्लुएंजा के लिए हमारा एक जो कॉमनली ड्रग हम यूज करते हैं ओसेल्टामाविर, वो ही ट्रीटमेंट के लिए रहेगा। और कोविड के ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो अभी तक क्योंकि माइल्ड वेरिएंट है और मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा है नहीं, तो ज्यादातर पेशेंट्स को ट्रीटमेंट का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो पेशेंट्स ऐसे रहेंगे जिनको कोविड इन्फेक्शन के साथ में कोई और बीमारी है, जैसा कि शुगर रहता है या फिर कोई और बीमारी जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी कम है और वो गंभीर बीमारी डेवलप करने के रिस्क पर रहेंगे, तो उन लोगों को हॉस्पिटलाइज करके और उनका ऑब्जर्वेशन करने एक जरूरी स्टेप है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बेहतर इंसाइट्स आपने दिए कि किस तरह से अभी के जो पैटर्न है उस हिसाब से इस वक्त जो मेडिकल प्रोटोकॉल है वो फॉलो किया जा रहा है। ख़ासतौर पे अगर हम सीजनल फ्लू की बात कर लें या इन्फ्लुएंजा की बात कर लें और कोविड की बात करें, किस तरह से फ़र्क पैदा किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर रोहित, आपने समय निकाला हमारे लिए। इसके साथ ही डॉक्टर जोगेंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद खास विश्लेषण के लिए और बेहतरीन जानकारी के लिए। अपने तमाम खास मेहमानों से बातचीत करने के बाद जो निष्कर्ष निकला वो ये है कि हमें ज़्यादा सतर्क रहना होगा।
फिलहाल घबराने की आवश्यकता नहीं है। केसेस बढ़ रहे हैं, अब मौतें भी हुई हैं जो कि दुर्भाग्यपूर्ण हैं, लेकिन तैयारियां अपनी ओर से पुख्ता हैं। याद रखिए, लापरवाही मत कीजिए। अगर आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है तो डॉक्टर संपर्क करिए, और चाहे आपको किसी भी तरह का सीजनल फ्लू है, किसी तरह की तकलीफ हो रही है, उसका घर पर इलाज करना बंद कीजिए। तुरंत किसी विशेषज्ञ से मिलिए और एहतियात आपको पूरी बरतनी होगी। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।